नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हिंदी भाषा की प्रख्यात एवं वरिष्ठ लेखिका मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी स्वयंवर। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और का नाम लियो न लियो। जिन मात पिता की सेवा की, तिन तीर्थ स्नान कियो न कियो। मुकेश का यह प्रसिद्ध भक्ति गीत प्रभा ने बड़ी मुश्किल से समाप्त किया। आवाज उसके गले में फंसने सी लगी थी। माना कि वह संगीत विशारद है, पर हर कहीं तो गाना जम नहीं पाता, खासकर ऐसे माहौल में जहां आप न गजल गा सकते हैं न ठुमरी। पक्के राग का तो प्रश्न ही नहीं उठता, फिर ले देकर ये भजन ही रह जाते हैं। प्रशंसा में तालियों की गड़गड़ाहट का कोई औचित्य ही नहीं था। फिर भी श्रोताओं की आंखों में तैरती तृप्ति को देखने के लिए अनायास ही उसकी नजरें ऊपर उठ गईं। वे चारों उसी को देख रहे थे। नजरें मिलते ही एक ने कहा, कोई फिल्मी सुनाइए ना, हमारे विजय बाबू फिल्म संगीत के बड़े शौकीन हैं। एकदम भीतर तक काट हो आई वह। असहाय कातर नजरों से उसने अपने भाई की ओर देखा। आनंद की नजरों में जैसे लावा उबल रहा था। आदेश सा देते हुए उसने कहा, दीदी अंदर चलो तुम। फिर मेहमानों की ओर मुखातिब होते हुए बोला, श्रीमान, यह कोई विविध भारती की फरमाइशी प्रोग्राम नहीं। आपने लड़की का गाना सुनना चाहा, सुना दिया गया। बस ये मत भूलिए, आप एक शरीफ घर में बैठे हैं। कैसे स्वर में बात कर रहे हैं आप? घर बुलाकर अपमान कर रहे हैं। इसका परिणाम ठीक ना होगा, याद रखिए। अपमान मैंने नहीं, आपने किया है। यह न सोचिए आप बहकते चले जाएंगे और हम लोग नम्र बने रहेंगे। शिष्टाचार की सीमाएं दोनों को निभानी पड़ेंगी। भीतर के दरवाजे से लगी प्रभा सारा वार्तालाप सुनती रही। फिर अपने संभावी विवाह की योजना को फिर एक बार ध्वस्त होते देखती रही। इच्छा तो हुई थी कि दौड़कर अम्मा को बुला लाए या फिर आनंद को ही रोक ले, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जब तक सुन सकी वहां खड़ी रही। असहाय हो गया तो भीतर अम्मा के पास चली आई। अंदर अम्मा बेचारी हलवे और समोसा की प्लेटें ट्रे में सजाए प्रतीक्षा में बैठी थीं। आनंद को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि दीदी चाय नाश्ते की प्लेटें लेकर मेहमानों के सामने जाए। वह खुद ही यह काम कर लेता है। इसलिए अम्मा ने कहा, लल्लन से कहो आकर ले जाए, ठंडा हो रहा है। उत्तर में बाहर का दरवाजा एक धड़ाके के साथ बंद हुआ और आनंद खुद ही भीतर चला आया। बेटा, ये नाश्ता नाली में फेंक दो, उसने कहा और वहीं चौकी पर पसर कर बैठ गया। पर हुआ क्या, कुछ बोल तो। लाली तू ही बता दे। कुछ नहीं हुआ, मेहमान उपासे थे, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अब आज का प्रदर्शन मेरा आखिरी प्रदर्शन था। अब कभी इस तमाशे के लिए मजबूर मत करना, प्रभा ने कहा और वहां से चली आई। कुछ क्षणों के लिए उसे निपट एकांत की आवश्यकता थी, पर भागकर जाए तो कहाँ जाए। गिनती के वही 3 तो कमरे हैं। 15-20 सालों से इसी में रहते आए हैं। अब तो इससे अच्छा घर वे लोग किराए पर ले सकते हैं, पर अम्मा ही नहीं मानती। कहती हैं पहले प्रभा को निपटाओ, वो अपने घर चली जाए तो फिर हम नए घर के बारे में सोचेंगे। अपने बिस्तर पर लेटकर वह मन ही मन सबसे कट जाने का प्रयास करने लगी, पर किचन का वार्तालाप बरबस उसके कानों में टकराने लगा। आनंद बेतरह उखड़ा हुआ था और अम्मा तरह तरह से उसे समझा रही थीं। ऊंच नीच का सब्र का पाठ पढ़ा रही थीं। बेचारी अम्मा, प्रभा को भी तो इसी तरह दिन भर समझाती बुझाती रहती हैं। उन्हीं के मान मनोहार का लिहाज रख लेती है प्रभा, नहीं तो उसे भी यह सब कहाँ अच्छा लगता है। 30 पास करने के बाद इस तरह बधु परीक्षा के लिए बैठते हुए मन बेतरह व्याकुल हो उठता है। मन करता है अम्मा से चीख कर कहे, जब सचमुच इन बातों में रस था, जब सपने देखने की उम्र थी, तब मुझे गृहस्थी की गाड़ी में झोंक दिया था। अब वह उत्साह में कहाँ से लाऊं। समय की निर्मम वादी में मन भी मुरझा गया था, साथ ही रूप लावण्य भी धुंधला पड़ गया था। फिर रोज की यह नुमाइश किस लिए? पर वह मुंह से कुछ नहीं कहती। जो कुछ भी हुआ उसमें अम्मा का दोष ही क्या था। उसकी शादी का सलौना सपना अम्मा ने भी देखा था। पता नहीं कब से उन्होंने चुपके चुपके सामान जोड़ना शुरू कर दिया था। उनकी मध्यवर्गीय गृहस्थी में बचत की गुंजाइश ही कहाँ थी। फिर भी वे तैयारियों में जुटी थीं, जिससे समय पर परेशानी न हो। बहुत बड़े लोग नहीं थे वे, पर जिंदगी आराम से कट रही थी।
पर नियति के एक प्रहार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बाबूजी एक दिन दफ्तर गए तो लौटे ही नहीं। लौटा उनका छिन्न बिछिन्न कलेवर। नन्हे आनंद ने कांपते हाथों से पिता को अग्नि दी। उसी चिता में राख हो गए प्रभा के सुकुमार सपने भी। कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मात्र 18 वर्ष की आयु में उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली। पिछले 14 वर्षों से वह वहीं जमी हुई है। इस बीच कितने ही तूफान आए पर वह मजबूती से पतवार थामे रही। बाबूजी का सपना था आनंद को डॉक्टर बनाएंगे। प्रभा ने वह सपना पूरा किया। विभा भी इस साल BSc हो जाएगी। समय के साथ भागते हुए हाँप चली थी वह। सोचा था अब जिम्मेदारियां खत्म हो चली हैं, अब थोड़ा सुस्ता लेगी। पर इधर अम्मा को पता नहीं कैसा पागलपन सवार हुआ है। जब से आनंद की पढ़ाई समाप्त हुई है प्रभा की शादी के पीछे पड़ गई हैं। उनके जीवन की एकमात्र साथ बन गई है उनकी शादी। और तभी से देखने दिखाने का चक्कर शुरू हो गया है। लोग भी ऐसे हैं, देखने तो आते हैं उसे और मांगते हैं विवाह को। जैसे लड़की न हुई तरकारी हो गई, छांट कर लेंगे। कितना ही समझाएं, दोनों बहनों में पूरे 10 साल का अंतर है, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो जब कोई आने को होता है अम्मा विवाह को बाहर भेज देती हैं, क्योंकि कितना ही छिपा कर रखो, महिलाएं तो घर देखने का बहाना कर भीतर आ ही जाती हैं। स्कूटर की परिचित आवाज से प्रभा की तंद्रा टूटी। खिड़की से उचक कर देखा, गोपाल दा थे। बड़े सदे हुए ढंग से सीढ़ियों के पास गाड़ी रोकी और संतुलित कदम रखते हुए ऊपर आ गए। बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं। कौन कहेगा कि इनका दायां पांव घुटने के नीचे एकदम संज्ञा शून्य है। शारीरिक और मानसिक रूप से कितना झेला है इन्होंने, फिर भी हमेशा हंसते हुए रहते हैं। जब जब अम्मा टूटने लगती हैं इन्हीं को देखकर हिम्मत जुटाती हैं। बिना किसी नाते रिश्ते वाला भतीजा अम्मा को इसीलिए बहुत प्यारा है। स्कूटर की आवाज सुनकर उन्होंने ही दौड़कर दरवाजा खोला। गोपाल ने झुककर पांव लागन किया तो निहाल होकर आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। चाची, अपनी प्रिय आराम कुर्सी पर बैठते हुए गोपाल दा ने कहा, कोरे आशीर्वाद से पेट नहीं भरेगा, आज हलवा खिलाइए। हाय, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने हलवा बनाया है? हलवे की खुशबू उस मोहल्ले तक पहुंच गई है, तभी तो भागा भागा आया हूं। देसी घी की सुगंध रोज रोज थोड़ी ही मिलती है, इसीलिए एकदम पकड़ लेता हूं। प्रभा को जोर से हंसी आ गई। नाश्ते की अनावृत प्लेटें रसोई में एकदम सामने ही तो रखी थीं और गोपालदा ज्योतिषी बने अम्मा को बहला रहे थे। प्रभा उठी और सजी सजाई ट्रे लाकर बीच वाली मेज पर रख दी। बोली, गोपालदा आप भी प्रसाद पाइए, सब आप ही के हिस्से का था, क्योंकि जिनके लिए बना था वे तो अभागे निकले। दरअसल वह जानबूझकर उस प्रसंग को हंसी में उड़ाना चाह रही थी ताकि घर का वातावरण कुछ सहज हो जाए। क्या ये सब मैं अकेला ही खाऊंगा? नहीं, हम लोग भी साथ देंगे। आनंद चल, तुम भी लो ना अम्मा। लो, विवाह भी आ गई। तो यह सरंजाम किसी अभागे के लिए था? गोपालदा ने पूरा समोसा मुंह में ठूंसते हुए कहा। मैं समझा कोई त्योहार है आज। 30 त्योहारों का पता भी तो मुझे यहीं आकर लगता है। गोपालदा, विभा ने कहा, हमारे यहाँ हर 15-20 दिन बाद त्योहार मनता है, दीदी के बर दिखावे का। विभा, अम्मा ने आंखें तरेरी, पर वह अपनी रो में कहे जा रही थी। हर बार इतना सब कुछ बचता थोड़े है गोपालदा, मरे भुक्कड़ों की तरह सब चट कर जाते हैं। आज शायद हमारे बुढ़ैबिन जीजा जी का उपवास रहा होगा। होल्ड योर टंग विभा, आनंद गरजा। विभा सहम कर चुप हो गई। मुंह फुलाकर उसने प्लेटें भी परे रख दी। गुड़िया, प्रभा ने सांत्वना के स्वर में कहा, तू क्या समझती है कि मुझे ये सब अच्छा लगता है? मैं तो खुद तंग आ गई हूँ, पर मेरी कोई सुने तब ना। तुम क्या तंग आओगी दीदी? विभा ने तुनक कर कहा, तंग तो मैं आ गई हूँ। तुम्हें क्या, घर में बैठकर मेहमानों को चाय भर पिलानी होती है। मुसीबत तो मेरी आती है ना दिन देखते हैं ना रात, मुझे बस घर निकाला दे देते हैं। अब तो ये हाल है कि वक्त बेवक्त कभी भी सहेलियों के यहाँ पहुंच जाओ तो पूछने लगती हैं, क्या फिर कोई दीदी को देखने आ रहा है? आई से शट अप, आनंद दहाड़ा। प्रभा बीच में न पड़ती तो वह विभा की गर्दन ही दबोच लेता। बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया जा सका।
अम्मा भी क्षण भर को हतप्रभ रह गई थीं। बहुत जवान चलने लगी है इसकी, इसको परमानेंट घर निकाला दे दो चाची, सब ठीक हो जाएगा। कैसे दे दूं, अभी तो एक बड़ी बैठी है। प्रभा भीतर चली आई, पर अब वह जाए तो कहाँ। विभा भी उफनते हुए कमरे में चली आई थी और तकिए में मुंह छिपाकर सिसक रही थी। कमरे में उसके सामीप्य की कल्पना से ही वह सिहर उठी थी। मजबूर होकर वह रसोई में चली आई और चाय बनाने लगी। चाय बनाकर बाहर ले गई, तब वहाँ अम्मा और गोपालदा दोनों ही थे। आनंद शायद कहीं चला गया था। चाय रखकर वह जाने लगी तो गोपालदा ने उसे हाथ पकड़कर बिठा लिया। प्रभा, एक प्रपोजल लेकर आया था, तू भी सुन और चाची को जरा समझाने की कोशिश कर। अरे यह क्या समझाएगी मुझे? ना बेटा, पहले बड़ी की शादी होगी, विवाह की बात तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती। पहले ही इतनी परेशानी हो रही है, छोटी की पहले हो गई तो 100 तरह के सवाल उठ खड़े होंगे। लेकिन ऐसा घर आसानी से नहीं मिलेगा, और वह भी मुफ्त में। होगा उसके भाग्य में तो फिर जुट जाएगा। अम्मा तो जैसे सारा प्रसंग समाप्त कर भीतर चली गईं, पर गोपालदा ने उसे उठने नहीं दिया। सामने बिठाकर उसे अपनी बात समझाने लगे। वह सुनती रही और कुढ़ती रही। मन खट्टा हो आया। जो भी आता है विवाह के लिए प्रस्ताव लाता है, वह जैसे किसी की गिनती में ही नहीं है। एक अरसे से उसने अपने विवाह की आशा त्याग दी थी। तन मन पर एक वैराग्य सा ओढ़कर वह जी रही थी। सुबह शाम ट्यूशन करती, दोपहर में स्कूल में रहती। बचा खुचा समय अम्मा का हाथ पटाने में निकल जाता। अपने लिए सोचने का अवकाश ही किसे था। पर पिछले दिनों की भागदौड़ से ऐसा सपना मन में अंकुराने लगा था। शायद वह स्वयं भी उतनी ही व्यग्र हो उठी है, इसीलिए तो अपना अपमानजनक प्रदर्शन करती रहती है। शायद इसीलिए अपनी नन्ही सी बहन के लिए कभी कभी ईर्ष्या हो आती है। वैसे गोपालदा वाला प्रस्ताव सचमुच बड़ा लुभावना था। लड़का उन्हीं के बैंक में कार्यरत था और इस साल IAS परीक्षा में सफल हो गया था। पिता फाइनेंस में डिप्टी सेक्रेटरी थे, बहनोई इंजीनियर थे और गोपालदा के पड़ोसी थे। बहन विवाह के कॉलेज में केमिस्ट्री की लेक्चरर थीं। इस रिश्ते की पहल उसी ने की थी। अपने इकलौते सर्वगुण संपन्न भाई के लिए उसे ऐसी ही चांद सी बहू अपेक्षित थी। कपड़ों की सरसराहट से दोनों ने चौंक कर देखा। विवाह दरवाजे में खड़ी थी। पर्दे को मुट्ठियों में भींचते हुए उसने कहा, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं गोपालदा। आप जानते नहीं कि हमारी लाइन अभी क्लियर नहीं है। उसका स्वर एकदम सपाट था और आंखें। स्कूल से घर लौट रही थी प्रभा के नुक्कड़ पर सविता के पापा जी से भेंट हो गई। उसने नमस्ते की तो उसका एक औपचारिक सा उत्तर देकर भी अपनी राह हो लिए। न मुस्कराई, न कुशल क्षेम पूछी। हैरान रह गई प्रभा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़े सज्जन व्यक्ति थे, पर जब से आनंद का रिश्ता तय हुआ है उनके सौजन्य में विनम्रता भी घुल गई है। जब भी मिलेंगे बड़े आदर भाव से मिलेंगे। जानते हैं ना कि अम्मा के बाद घर में उसका ही स्थान है। वे यह भी जानते हैं कि प्रभा जोड़ न देती तो शायद यह रिश्ता कभी न होता। अम्मा तो प्रेम विवाह के नाम से ही बिदक गई थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया जा सका। सविता के पापा आए थे? उसने घर आते ही पूछा। हाँ, अम्मा का संक्षिप्त उत्तर था। बहुत जल्दी में थे शायद, ठीक से बात भी नहीं की। उन्हें तो हर बात की जल्दी ही पड़ी रहती है। क्या मतलब? मतलब क्या, वही ढाक के 3 पात, शादी की जल्दी मचा रहे थे। ठीक तो है, लड़की वाले हैं, उन्हें उतावली होना स्वाभाविक ही है। लेकिन मैंने तो सगाई के पहले ही जता दिया था कि सब्र करना पड़ेगा। जब तक कि लड़की की शादी नहीं होती तब तक मैं लड़के की बात सोच भी नहीं सकती हूँ। और अगर तुम्हारी लड़की का संयोग ना बने तो उनकी लड़की की जिंदगी भर कुंवारी ही बैठी रहेगी। यह बहुत गलत बात है अम्मा। बच्चे इज्जत दे रहे हैं, इसका गलत फायदा नहीं लेना चाहिए। किसी दिन कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो तुम्हारे सारे अरमान धरे रह जाएंगे। इस वक्त तो अम्मा चुप हो गईं। प्रभा से वैसे भी थोड़ा डरती थी, पर शायद वे भरी हुई बैठी थीं। रात के खाने के समय उन्होंने आनंद को बुरी तरह लताड़ा। तू राय साहब को मना नहीं कर सकता? जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं। मैं क्यों उन्हें बुलाने जाता हूँ? आनंद भुनभुनाया। मना तो कर ही सकता है। क्या उन्हें हमारा विश्वास नहीं है? हमने जबान दी है, फिर बार बार पूछने का क्या मतलब है?
उन्होंने बताया तो होगा। कविता की शादी तय हो गई है, लड़का अगले महीने अमेरिका जा रहा है, इसीलिए तो कर दें ना शादी, हम कोई मना करते हैं? कर कैसे दें? तुम विवाह की कर दोगी? कभी उनकी ओर से भी तो सोच कर देखो। क्षण भर को निरुत्तर हो गई अम्मा। दूसरे ही क्षण पैतरा बदलकर उन्होंने वार किया, अरे वाह, अभी फेरे नहीं पड़े और लल्ला ससुराल वालों के हो गए। ये क्यों नहीं कहते कि अपनी शहनाई सुनने की बेसब्री है? जिसने इस लायक बनाया है उसका भी तो कुछ लिहाज किया होता। प्लीज बस करो अम्मा, प्रभा ने तड़प कर कहा। क्यों बस करूं? तू नहीं कहेगी तो क्या मैं भी चुप रह जाऊंगी? मैं जानती नहीं कितने कष्टों से तूने इसे पढ़ाया है। किसी ऐरे गहरे की बस की बात थी? न खाने का सुख देखा, न पहनने का, पूरी जिंदगी यूं ही काट दी। 2 बार पीएमटी में नहीं आया, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, डॉक्टर बनाकर ही दम लिया। तेरे बाबूजी होते तो वो भी हाथ खींच लेते, समझे? बस करो अम्मा, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मैंने जो भी किया अपने भाई के लिए किया, अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए किया। मैंने तो अपना कर्तव्य किया, किसी पर एहसान नहीं किया। उसे बार बार दोहरा कर तुम मुझे छोटा मत बनाओ, प्रभा ने कहा और खाने से उठ गई। खाने की इच्छा ही जैसे मर गई थी। आनंद भी हाथ में कौर लिए पत्थर की मूर्ति की तरह निश्शब्द निश्चल बैठा हुआ था। उसके होठ बुझे हुए थे और चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। अम्मा, बड़ी देर बाद जैसे उसे स्वर मिला। स्वर एकदम गंभीर और सधा हुआ था। अम्मा, आनंद ने कहा, हाथ में अन्न लिए बैठा हूं, इसी की सौगंध खाकर कहता हूं कि जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती मैं अपनी बात सोचूंगा भी नहीं। बस अब इस विषय में कभी कुछ मत कहना, तुमसे बस यही प्रार्थना है। एक सन्नाटा सा खिंच गया मन में। अम्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। फटी फटी आंखों से वे बेटे को ताकती रह गईं। प्रभा भूल गई कि उसके हाथ में पानी से भरा लोटा है और वो हाथ धोने के लिए खड़ी है। इस भयावह स्तब्धता को भंग किया विभा ने। इतनी देर से वो चुपचाप बैठी निवाले तोड़ रही थी। इत्मीनान से अपना खाना समाप्त कर वह उठी। प्रभा के पास आकर उसके हाथों से लोटा लगभग खींचते हुए बोली, अब तो खुश होना दीदी। सुबह की गाड़ी से मामा जी पधारे हैं। जब से आए हैं तभी से अम्मा के साथ उनकी खुसर पुसर चल रही है। लल्लन का नाम बार बार उछल रहा है। इसी संभावित खतरे को जानकर ही शायद आनंद सुबह से गायब है। वह जानता हुआ कि मामा जी खाली हाथ नहीं आए हैं, शिकायतों का एक पुलिंदा लेकर आए हैं। प्रभा के लिए उन्होंने 2-3 जगह बात कर रखी थी। तय करने के लिए आनंद को बुला लिया जाता, वह भी बेचारा भागा भागा गया था। फिर भी बात नहीं बनी। एक जगह लड़की के रंग को लेकर भी आपत्ति हो गई थी। फिर उन लोगों ने कहा था कि 10-5 हजार ज़्यादा दे देने से भी बात बन जाएगी, जैसे उन रुपयों की दमक से प्रभा गोरी हो जाएगी। उनके मुंह पर थूक कर चला आया था आनंद। और मामा जी बहुत बिगड़े थे। ऐसे कहीं काम चलता है? लड़की वालों को तो सब्र से ही काम लेना पड़ता है। एक ने शर्त रखी थी कि अगर छोटे के साथ विवाह की सगाई कर दी जाए तो वे बड़े के लिए प्रभा को ले लेंगे। भला इसमें बुराई क्या थी? एक के साथ दोनों की बात पक्की हो रही थी। पर हजरत वहां भी ताव खा गए। एक जगह तो लड़के ने खुद ही बात की। घर में कोई था ही नहीं। छोटी छोटी 3 लड़कियां छोड़कर पत्नी पिछले साल ही मरी थी। खाता पीता घर था, गाड़ी मकान जायदाद सब कुछ। पर दहाजू जो था, इसलिए सस्ते में सौदा पट रहा था। पर इन नए लड़कों को समझाए कौन? इतनी उम्र तक लड़के कहीं अनब्याए मिलते हैं? मैं तो भर पाया जिया। तुम्हारी वजह से ही हर बार इस काम में हाथ डालता हूँ, पर लड़के का क्या करूं, कहीं बात जमने ही नहीं देता। तो उसे साथ लेते ही क्यों हो? उसका तो नया खून है, उबाल लेकर ही रहेगा। पर मुझे तो लड़की के हाथ पीले करने हैं। अब तुम अपनी जिम्मेदारी पर ही बात चलाओ तो ही ठीक है। लेकिन जिया, मैं तो सिर्फ बातचीत भर कर सकता हूँ, बाकी का काम तो तुम ही लोगों को करना है। मुझे तो लगता है लड़का खर्च करने के डर से पीछे हट रहा है। चौकन्नी हो गई प्रभा। जानती है मामा जी के सामने उसे अपनी शादी की चर्चा में भाग नहीं लेना चाहिए, वे इसे पसंद नहीं करेंगे। पर जो कानों से टकरा रहा है उसे अनसुना कैसे कर दें? ठीक भी तो है। मामा जी कह रहे थे
इसकी हुई नहीं कि दूसरी तैयार खड़ी है। उसकी अपनी शादी का सवाल भी तो पीछे लगा आता ही है। खर्चे के डर से क्या लोग लड़कियों को घर में बिठा लेते हैं? लड़कियां 700-800 रुपये महीना घर में लाने लगती हैं तो बात दूसरी हो जाती है, फिर वे बोझ नहीं रहती। इसके बाद जब्त नहीं कर पाई प्रभा तड़प कर सामने आकर खड़ी हो गई। मामा जी, पास पड़ोस वाले ऐसी बात कहें तो समझ में आता भी है, पर आप तो घर के आदमी हैं, आप तो ये अन्याय ना कीजिए। मैं गलत क्या कह रहा हूँ बिटिया? जिस तरह हर एक रिश्ता टूट रहा है उसके लिए क्या जवाब है तुम्हारे पास? टूटेगा तो तब जब कहीं जुड़ा हो, यहाँ तो शुरू होने से पहले ही किस्सा खत्म हो जाता है। और यह सब तुम्हारे भाई की वजह से होता है, समझी? जरा जरा सी बात पर उसका खून खौल उठता है। ऐसे कहीं शादियां तय होती हैं? ना हो ना सही, हम शादी के लिए घिनौने समझौते नहीं कर सकते। अपनी आत्मा को औने पौने दामों नहीं बेच सकते। इस घर में सिर्फ आनंद ही मुझे सम्मान देता है, इसलिए मेरा अपमान वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुन लिया जिया, वो भाई हैं ये बहन है, अब बीच वाला क्या कर सकता है बताओ? कुछ करने की जरूरत भी नहीं है मामा जी। मैंने तो बहुत पहले ही अम्मा से बोल दिया है, मेरी शादी का ख्याल छोड़ दें। मुझे भी अब इस रोज रोज के तमाशे से ऊब होने लगी है। और वो लड़का जो कसम खाकर बैठा है। छन रसोई से आवाज आई तो प्रभा दौड़ कर गई। देखा विभा फर्श पर पड़े कांच के टुकड़े बीन रही है। लस्सी का गिलास था, चिकनाई की वजह से हाथ से छूट गया। उसने खिसियाए स्वर में कहा, चलता है। प्रभा ने सांत्वना दी और स्वयं भी कांच बीनने लगी। काफी ऊंचाई से गिरा था गिलास, पूरी रसोई में कांच फैल गए थे। क्या हुआ? अम्मा चीख रही थीं। कुछ नहीं हुआ, तुम शांति से बैठी रहो, गिलास टूट गया है, प्रभा ने बताया। गिलास टूटा है? कौन सा? कहीं सेट वाला तो नहीं? ये विवाह होगी, उसके हाथ में तो शनीचर है, जरा संभल कर काम नहीं करेगी, ससुराल जाएगी तो खूब नाम रोशन होगा मेरा। अभी 10 साल तक तुम्हारी बदनामी का कोई खतरा नहीं, तसल्ली रखो। प्रभा ने चौंक कर देखा, विभा का चेहरा वह नहीं देख पाई। क्या कह रही है? अम्मा बेसब्री से दरवाजे पर आ खड़ी हो गई थी। कहेगी क्या? तुम भी तो जरा अच्छा आशीर्वाद दे दिया करो। भला ऐसे घर में वो जाएगी ही क्यों जहां बर्तन धोने पड़े? मेरी लाडो तो राजरानी बनेगी, प्रभा ने दुलार बरसाते हुए कहा। जरूर बनेगी, विभा ने कहा और टुकड़े समेटते हुए उठ खड़ी हुई। सारे राजकुमार उम्र भर मेरे दरवाजे पर ही तो यूं क्यों लगाकर बैठे रहेंगे? प्रभा ने फिर चौंक कर देखा, लेकिन विभा आंगन में चली गई थी। वहीं खड़ी होकर वह पड़ोस की भाभी से बतियाने लगी थी। और लोगों से बात करते समय तो उसके स्वर में मिश्री सी घुल जाती है। घर पर तो सबको काटने दौड़ती है। क्या होता जा रहा है इसे? कुल जमा 22 की तो अभी हुई नहीं और शादी के लिए इतनी बेताब हो रही है। या गोपाल दादा कहते हैं वही ठीक है, प्रभा की शादी नहीं होगी तो क्या विवाह बढ़ेगी ही नहीं? आप लोग उसके बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं। सचमुच इस तरह से तो उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। छींट वाली फ्रॉक पहनकर मोहल्ले में घूमने वाली ये चुलबुली सी लड़की कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। पता तो तब चला जब लोग उसका रिश्ता मांगने आने लगे, और रिश्ते भी कितने सारे। आनंद के एक डॉक्टर दोस्त ने उसका हाथ मांगा था। मानसी उसे अपनी देवरानी बनाना चाहती थी। अन्नपूर्णा भाभी की सहेली उसे अपने भाई के लिए मांगने आई थी। फिर गोपाल दा आए थे। गोपाल दा वाला प्रस्ताव तो बहुत ही आकर्षक था। जिस दिन से अम्मा ने वो संदेश लौटा दिया है, विवाह का रोष जैसे 100 फनों से फुफकार रहा है और सारा जहर उगला जाता है प्रभा पर। और फिर विवाह की ही तो बात नहीं है। उसे सविता मिली थी मार्केट में तो सफाई से कन्नी काट गई थी, नहीं तो दीदी दीदी कहकर लिपट ही जाती थी। हाट बाजार कुछ भी नहीं देखती थी। लगी लगाई शादी टल जाने का दोष उसने प्रभा के ही सिर मड़ा होगा। जाहिर है कविता की शादी धूमधाम से हो गई। स्कूल में सभी के नाम कार्ड्स आए थे। कविता इसी स्कूल की छात्रा थी। बोर्ड की परीक्षा में वो मेरिट में आई थी। उसकी फोटो प्रिंसिपल के ऑफिस में लगी हुई है।
उसने याद से सारी अध्यापिकाओं को निमंत्रण भेजा था, एक प्रभा को छोड़कर। प्रभा ने यह सोचकर संतोष कर लिया था कि घर पर तो बाकायदा निमंत्रण आएगा ही। न राय साहब आए, न कार्ड ही पहुंचा। प्रभा से नहीं रहा गया, आनंद से पूछ ही लिया। बोला, मैंने ही मना कर दिया था। अम्मा का दिमाग आजकल ठीक नहीं है। अपने घर किसी का अपमान हो मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मा से छुपाकर वहां जाने की मेरी भी कोई इच्छा नहीं थी, पर चुप हो गया आनंद। पर उसके बिना कहे ही उसके मन की बात प्रभा समझती है। वो अम्मा से उलझना नहीं चाहता, पर कविता को भी नाराज नहीं कर सकता। कैसी उलझन में फंस गया है बेचारा। हंसना तो जैसे आजकल भूल ही गया है। बात भी करता है तो बस ज़रूरत भर की। जितनी देर घर में रहता है बुझा बुझा सा रहता है। और सिर्फ आनंद ने ही क्यों, पूरे घर ने ही जैसे उदासी की एक चादर ओढ़ ली है। हवाओं में भी चहकने वाला ये परिवार एकदम खामोश हो गया है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी स्वयंवर का प्रथम भाग।